नमस्कार, दिन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के साथ ही अब ब्लैक फंगस के 3 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। एसकेएमसीएच में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं एक को गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया। पटना के बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो मधुबनी इलाके की एक महिला को उनके परिजन इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे। उनकी जांच के बाद चिकित्सकों के सलाह से ब्लैक फंगस का ऑपरेशन किया गया। इसमें मुख्य रूप से न्यूरो सर्जन, विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कर्ण, डॉक्टर मृणाली रमन, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार और डॉक्टर बुरहानुद्दीन की टीम और पारा मेडिकल कर्मियों ने सहयोग किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि अभी तक पटना में ब्लैक फंगस के मरीजों के ऑपरेशन की सुविधा थी। अब एसकेएमसीएच के विशेषज्ञ चिकित्सक इलाज के साथ ऑपरेशन भी करेंगे। इससे आने वाले दिनों में उत्तर बिहार के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अब उन्हें पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस को लेके भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक ओपीडी की व्यवस्था की गई, जिसमें ईएनटी मेडिसिन एवं अन्य डॉक्टर्स रहते हैं और वैसे लोग जिनको सस्पेक्ट है वहाँ जाकर के ओपीडी में अपना सलाह ले सकते हैं। इसके पश्चात जो वैसे पेशेंट जिनमें कि उनके जब चिन्हित हो जाता है कि उनमें ब्लैक फंगस या एज सच कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट या ऑपरेशन, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी कल किया गया है। आज भी एक प्लान था जो कि किया जा रहा होगा। तो ये लगातार यहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था के तहत ब्लैक फंगस का भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक चौकीदार के भाई को घर पर चढ़कर गोली मार दिया है। घायल युवक फिरोज पासवान को जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। शराब माफियाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन डर के मारे पीड़ित या उसका चौकीदार भाई इस सच्चाई को उजागर नहीं कर पा रहा है। घटना जिले के कटरा थाना इलाके यजुआर पश्चिमी गांव की है। घायल युवक फिरोज का भाई सरोज पासवान कटरा की यजुआर पंचायत का चौकीदार है। सफ़ेद अपाचे बाइक पर सवार अपराधी चौकीदार की हत्या करने आए थे। उसी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोली भी चलाई गई थी, लेकिन धोखे से गोली भाई को लग गई। जानकारी के मुताबिक कटरा के यजुआर पंचायत का चौकीदार सरोज पासवान शराब विरोधी कार्रवाई में काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रहा था। इससे शराब माफियाओं से टारगेट कर रहे थे। बीती रात जब पूरा परिवार अपने बाहर आंगन में बैठा, तभी एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर आए। एक युवक ने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। सभी लोग भागने लगे, लेकिन चौकीदार के भाई को भागने से पहले ही 3 गोलियां लग चुकी थीं। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। एसएसपी जयंत कांत ने फ़ोन पर बताया है कि मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। दोनों भाइयों से जानकारी लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं सर, हम पापा और मेरा भाई दरवाजा पर बैठे हुए थे। एक आया आम फायरिंग करने लगा, 2-3 गोली मार दिया और वो व्हाइट कलर का अपाची था और भाग गया सर। भागा ये सर भागा दाहिना साइड। क्या राउंड फायरिंग किया? वो 3-4 राउंड फायरिंग किया। क्या गोली लगा आपको? सर 3 गोली लगा हुआ है। 3 गोली लगा जी। कौन लोग का पहचानते थे? पहचाने नहीं सर, अपाची पर था लेकिन मुँह ढका हुआ था। 7:30 बजे का घटना है। 7:30 बजे शाम में? जी सर। मेन पर्पस मेरा भाई को मारना था, लेकिन हम सामने से हमको ही मार कर चला गया। भाई का क्या नाम है? सरोज कुमार। क्या है भाई? ग्राम चौकीदार। कौन थाना का? कटरा थाना का। तो क्या उनको कुछ वगैरह लग रहा है? शायद सर दुश्मनी तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या था। अपराधी को नहीं पहचाने? हम नहीं पहचाने सर। क्या उम्र रही होगी उन लोग की? लगभग 25-26 साल का उम्र था। कितने लोगों से थे? शायद 3 लोग थे, हम सही से देख नहीं पाए थे। हम चेयर पे बैठे हुए थे दरवाजा पर। हम थे, मेरे पापा, मम्मी, भाई भी साइड में था, सब लोग दरवाजे पर बैठे थे। हम लोग बैठे थे, पापा थे, मेरे भाई थे फिरोज और हम थे बैठे। मम्मी थी बगल में और 2 व्हाइट कलर का
भी आया, ब्लैक टी शर्ट में दोनों लड़का था, मास्क लगेले, और 2 बार मेरे घर से रात दिया, तीसरी बार मेरा फायरिंग करने लगा मेरे घर के सामने, और मेरे भाई को गोली। कितने राउंड किया? कितने राउंड फायरिंग किया? 4-5 राउंड किया है वो फायरिंग, 6.5-7 के लगभग। लेकिन हम फ्रंट पे मेरे पापा थे, हम साइड में थे, मेरे भाई साइड में थे। एक फायरिंग जब किया तो पता नहीं चला, हम लोगों को लगा कि अपाची या कुछ आवाज़ किया। उससे पहले एक लड़का वाला गाड़ी निकला, हम लोगों को लगा कि जो बाराती फटाका उटाका छूट रहा है, लेकिन तबातोर फायरिंग हुआ और मेरे भाई ने छटपटा गया कि गोली मार दिया, गोली मार दिया। तो हमने देखा तो खून सही में, तो लगा कि सही में। क्या करते हैं आप? हम कटा थाना में प्रतिनिधि चौकीदार है। तो शराब उराब में जो पकड़ाया था तो कभी उसमें शामिल थे? नहीं, हम तो शामिल नहीं थे। शराब जब पकड़ा जाता था तो मुझे खबर, हम तो ज़्यादातर ड्यूटी हमें मुजफ्फरपुर या थाना परिसर में ही रखा जाता था मेरा ड्यूटी। शराब छापेमारी में भी जाते थे? नहीं, हम नहीं जाते थे शराब छापेमारी में। जब पकड़ा जाता था तो फिर कभी साहब के आदेश पर जाते थे। क्या शक क्या है आपके मन में? कुछ शक है? मेरे किसी पर शक नहीं है, किसी पर कोई? किसी पर शक तो नहीं है। माफिया वगैरह भी आपके? किसी माफिया पर नहीं है, किसी माफिया से आज तक मेरा बहस ही नहीं हुआ था, या किसी से नोक झोंक। आप लोग को भी गोली लग सकती थी, जान जा सकती थी आप लोग का भी? हाँ, चौकीदार लोग तो अब सुरक्षित ऐसे ही है। चौकीदार का किसी भी प्रकार के शराब माफिया जो है कभी भी मुहैया बना सकता है। चक्रवर्ती तूफान यास का असर गुरुवार को एक बार फिर से दिखने को मिला। जिला प्रशासन ने चक्रवर्ती तूफान यास के मद्देनजर अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक यास का असर 25 मई की शाम से दिखने को मिलने वाला था, मगर कल से ही आंधी पानी होने लगा। डीएम ने सभी संबंधित अफसरों के साथ बैठक कर अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यास चक्रवात के संबंध में जारी सूचना एवं मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में की गई समीक्षा के उपरांत समाहरणालय में अधिकारी के साथ बैठक की, अब तक की तैयारी की समीक्षा की एवं उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार 27 एवं 28 मई को भारी वर्षा के साथ साथ तेज हवा चलने की संभावना है। साथ ही वज्रपात की भी काफ़ी संभावना है। तेज हवा से बिजली के पोल, तार आदि क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना है। इसलिए विद्युत विभाग अभी से सभी तैयारी कर ले। विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। विभाग को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी हाल में विद्युत आपूर्ति के अभाव से कोविड सेंटर एवं निजी अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को कोई समस्या नहीं हो। नगर निकाय को भी सभी आवश्यक तैयारी रखने का उन्होंने निर्देश दिया है। भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलें। जिला नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे पूरी सक्रियता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जानकारी या सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा ठनका वज्रपात से बचाव हेतु कुछ सावधानी बरतने का निर्देश भी जारी किया गया है। आज भी हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर यास जो चक्रवात आ रहा है, जो अभी प्रभावी भी दिख रहा है, बारिश हो रही है, इसको लेकर के हम लोगों ने सभी को अलर्ट किया है। और इसके अतिरिक्त हर एक क्षति की सूचना प्रत्येक 3 घंटे पर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक 3 घंटे पर राज्य में भी आपदा विभाग को अपडेट कर रहे हैं। अभी तक किसी भी क्षति की सूचना नहीं है, और हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि तेज़ बारिश आती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग का जो पुराना अनुभव है, बिजली गिरने की शिकायत आती है, तो लोगों से अनुरोध है कि जब ऐसा मौसम रहे तो अपने घर में रहें ताकि सुरक्षित रह सकें। अदरवाइज़ हम लोगों की पूरी नज़र है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चक्रवर्ती तूफान यास का असर अब बिहार के विभिन्न हिस्सों में भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में भी लगातार तेज हवाओं के साथ साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश, और तेज हवाओं के कारण शहर के कई जगहों पर पेड़ से डाल टूटकर सड़क पर गिर गए हैं। ऐसा ही एक वाक्य नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग में दिखा, जहां अचानक हवा के झोंके से एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन गनीमत रहा कि आसपास कुछ लोग नहीं थे और ना ही कोई सारा सामान था, जिससे जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है।
लेकिन आने जाने वाले राहगीरों के लिए मुश्किल हो गई है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक इतनी जोर से आवाज हुई और पेड़ गिर गया। सड़क पर किसी को कुछ नहीं हुआ है। अगर उस पेड़ के आसपास कोई भी रहता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं उस क्षेत्र में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि बड़ा हादसा टला है। तूफान की वजह से पेड़ अचानक टूटकर गिर गया। तेज हवा इतना चल रहा है, जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। आवागमन थोड़ा बाधित है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो चक्रवर्ती तूफान को लेकर मुजफ्फरपुर डीएम ने शहरवासियों के साथ साथ संबंधित पदाधिकारियों को आपदा के किसी भी घड़ी से निपटने के लिए अलर्ट कर रखा है। लगातार प्रशासन की मॉनिटरिंग भी जारी है, लेकिन अब कितनी जल्द सड़क से पेड़ को हटाया जाता है यह नगर निगम प्रशासन का काम है। लेकिन फिलहाल सड़क पर आवागमन थोड़ा बाधित है। तूफान को देखते हुए लोगों से हमारी भी यही अपील है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। जितनी तेज हवाएं चल रही हैं, पता नहीं कब कहां और क्या हो जाए। 5 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे आए तो काफ़ी तेज हवा चला और अचानक ये पेड़ गिर गया और गिरने की वजह से ये हुआ कि आवागमन तो ठप हुआ ही, वजह कि कोई नुकसान कोई क्षति नहीं पहुँच पाया। इसलिए थोड़ा निगम प्रशासन को ये सूचना दिया जाए कि इसको पेड़ को रोड से आता यातायात बाधित हो रहा है इससे। हवा से गिर गया, तूफान से हाँ तूफान से गिर गया है। हवा तेज चल रही है इसलिए गिर गया है। कोई इसमें हताहत हुआ है? कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है, बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, लेकिन हादसा होने से बच गया। मुजफ्फरपुर में चक्रवर्ती तूफान एक परिवार पर कहर बनकर टूटा, लेकिन पूरा परिवार बाल बाल बच गया। घटना औराई थाना इलाके के रामपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार के दिन दोपहर बाद हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी। हवा और बारिश के असर से बचने के लिए ग्रामीण विधवा महिला जयमुल निशा अपने घर में चली गई। जयमुल निशा के साथ उनका 2 बेटा भी घर में चला गया। अचानक हवा तेज हुई और घर के पास स्थित एक सेमल का विशाल पेड़ उनके घर पर गिर गया। पेड़ चरचराहट की आवाज के साथ धीरे धीरे गिरा, जिसकी वजह से मां बेटे को घर से भाग जाने का मौका मिला। भागने में एक बेटा मिराज चोटिल गया, लेकिन जयमुल निशा का घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अब विधवा महिला का रो रो कर बुरा हाल है। उनके सामने घर के साथ साथ भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। जयमुल निशा ने बताया कि उसका एक और बेटा और बहू है। घटना के वक्त दोनों घर से बाहर दूसरे घर पे थे। गांव वालों ने इसकी सूचना औराई प्रशासन को देकर पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजाओं की मांग की है। सूचना मिलने पर औराई अंचलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने राजस्व कर्मचारी को नुकसान के आकलन के लिए मौके पर भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार को आपदा राहत के नियमों के तहत राहत दिया जाएगा। घर में सब गोरा सोई हुई थी, बस एक बैग चरचराना, एक आदमी खाना बना रहे थे, अब 2-3 आदमी घर में सोया था। तो सोया था तो चरचरा के एक बार गिरा, गाछ का पेड़ गिर गया। बाबू हम अब खाए बगैर हम अब तरह जाएंगे, घर कहाँ से बनाएंगे? रार मुसमात है, हमारा कोई सहारा नहीं है। सब अपना अपना, एगो बेटा सब पियक्कर है, अपना पेट जोड़ू को लेके है, हमरा कोई नहीं है। कैसे घटना घटा है? ये हवा आया तेज की, अब 2 बार हिला है पेड़। अब पेड़ गिर गया घर पर, और घर लेके नीचे बैठ गया। आप कहाँ पर थे? वही जान, हम घरे में थे। घरे में वही जो चरचरा के पेड़ गिर गया, तब पकड़ाते पकड़ाते बाहर निकले ने। पकड़ाते हम घर से बाहर निकले ने। देख ही रहे यहाँ पे, यहाँ खपड़ा वाला घर में हम अंदर सोए हुए थे और तेज हवा आया और ये सिमल का पेड़ गिरा हुआ, यहाँ पूरा मोटा सिमल का पेड़ गिर गया हवा से मेरे घर पे। वो तो ईंटा पत्थर मेरे पैर पे गिरा, हम कैसे करके भागे घर में से। अच्छा, कोई नुकसान हुआ? नहीं, थोड़ा बहुत चोट आ गया, पैर उर में आ गया थोड़ा चोट। घर का क्या क्षति हुआ है? घर पूरी तरीके से पूरा चला गया, पूरा गिर गया घर। अभी सूचना मिला है कि औराई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक महिला है जम्मू निशा, उनके घर पर सीवर का पेड़ गिर गया है, जिससे उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और एक छोटा बच्चा को ईंट से चोट भी लग गया है। यही हुआ है और इनके लिए प्रावधान यही है कि जो आपदा के तहत देय सुविधा होगा ये उनको दिया जाएगा। अहियापुर शराब मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर चालक के निशानदेही पर 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया है।
जिसमें 3 कारोबारी उत्तर प्रदेश के रहने वाला है तो एक कच्ची पक्की का रहने वाला है। गिरफ्तार सभी कारोबारी से पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाने की पुलिस ने भिकनपुरा इलाके में छापेमारी कर ट्रैक्टर की तहखाने में छुपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। पुलिस ने मौके पर ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया था, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने कच्ची पक्की चौक के समीप से मुन्ना कुमार व उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तारेसुजन थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के भोला कुमार, राजेंद्र कुमार और रामप्रसाद सिंह शामिल हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार कारोबारियों ने एक बड़े कारोबारी का नाम बताया, अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले में अहियापुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि शराब मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका सिंडिकेट उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में कुछ और कारोबारी का नाम सामने आया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और ये पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग सूचना पर हम लोग छापेमारी किए थे। छापेमारी में हम लोग को ट्रैक्टर पकड़ाया था, ट्रैक्टर के तहखाने से शराब बरामद हुआ था। उसी जगह पर से और 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 को यूपी का है और एक मनियारी का रहने वाला है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन लोगों तक लिंक कैसे पहुंचा? वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया था कि चौर में ट्रैक्टर के तहखाना में शराब छिपा कर ला रहे हैं। इस सूचना पर गए, पकड़े जाने पर पूछताछ किए। पूछताछ करने पर जो और भागने में सफल हो रहे थे उस सब के यहाँ छापेमारी किए। कुल 10 व्यक्ति पर हम लोग FIR किए हैं, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बड़ा कारोबारी कौन है? इसमें बड़ा कारोबारी में भोला एक शर्मा है, जो यूपी के हैं, जो बिहार में लाकर शराब देते हैं, और यहाँ पर डिलीवरी करवाने में एक मुन्ना कुमार जो मनियारी के हैं, और उनका साला एक बबलू है जो इसमें काफ़ी संलिप्त है। उन लोग कई बार शराब वहाँ से लाकर भिन्न स्थानों पर दिए हैं, लेकिन पुलिस से बच रही थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाई। एक और राजा है जो भिकनपुरा के रहने वाला है, जो स्थानीय लेवल पर वो सप्लाई करता है। भोला की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? भोला की गिरफ्तारी PO पर से ही हुआ है। क्या क्या बरामद है? इसमें एक ट्रैक्टर बरामद है, एक कार बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामद है और 1,80,000 रुपया कैश बरामद है। आगे की इसमें कार्रवाई? आगे की कार्रवाई में हम लोग गोपालगंज में मुन्ना का साला रहता है, वहीं से यूपी से संपर्क करके और शराब बिहार में मंगाता है, उसकी गिरफ्तारी बाकी है, जिसकी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। बिहार की शाही लीची का स्वाद अब ब्रिटेन के लोग भी चखेंगे। बिहार से शाही लीची के इस मौसम की पहली खेप हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात की गई। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि GI प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही लीची उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लीची को विदेश भेजा गया। शाही लीची के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पटना में नव स्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया। लीची की पहली खेप मुजफ्फरपुर के किसानों के बाग से ली गई है, जिसके लिए जिले के लीची उत्पादकों को धन्यवाद करते हुए उन्होंने बधाई भी दी। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने भी बधाई देते हुए कहा कि पहली बार हमारे यहाँ से ब्रिटेन लीची भेजी गई है। यहाँ से पहली खेप में 523 कार्टन लीची भेजी गई है। इस साल शुरुआत हुई है, आगे भी दूसरे देशों में लीची भेजी जाएगी। देखिए, मुजफ्फरपुर की लीची की पहचान जो है पूरे विश्व में, और उसी के आलोक में मतलब भारत से बाहर के रहने वाले भी लोग चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची उन्हें खाने को मिले। तो उसी के कारण जो है इस बार लॉकडाउन रहते हुए भी जिला पदाधिकारी के सौजन्य से यहाँ पर लीची टास्क फोर्स का गठन किया गया है मेरी अध्यक्षता में। और जो किसान चाह रहे थे कि उनकी लीची जो है सो भारत से बाहर जाए, तो उसके लिए होता है क्या कि भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा जो है फाइटोसैनिटरी टेस्ट होता है, और वह सर्टिफिकेट, उस टेस्ट का सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो उसके बाद ही हम लोग उसको विदेश भेजते हैं। तो वह जो है सो मुजफ्फरपुर की लीची ने उस टेस्ट में पास किया, और उसी के आलोक में जो है सो इसको भेजने की परमिशन मिली है, और उसी के आलोक में लीची जो है। पहली बार कितनी लीची की खेप भेजी गई है? अभी एक खेप भेजी है। कितने कार्टून?
523 कार्टून की जानकारी मुझे है कुछ गई है। पहले तो मैं इसके लिए लीची के ग्रोवर्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जो कि मुजफ्फरपुर की एक विशिष्ट पहचान है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने जाना है और इसको स्पेशल जो निर्यात के लिए जो स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी से प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी मुजफ्फरपुर के लीची ग्रोवर्स शुभकामना और बधाई के पात्र हैं। आने वाले दिनों में भी हम लोग चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की पहचान लीची विश्व में कई देशों में इसका निर्यात हो और यहाँ के ग्रोवर्स को उस फसल की अच्छी कीमत मिल सके। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी संक्रमण के रोकथाम को लेकर जंग लड़ रहा है। इस लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं दारापत्ती निवासी पूर्व छात्र नेता एवं युवा समाज सेवी आसिफ इकबाल ने मरवन पीएचसी के सैकड़ों जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, पानी और मास्क वितरण किया। आसिफ इकबाल ने कहा कि हम पिछले 1 महीने से लोगों को ऑक्सीजन और रेगुलेटर मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। साथ ही आज से हम लोगों को निःशुल्क भोजन का वितरण की शुरुआत मरवन से कर रहे हैं। और आज से हमने ये अभियान शुरू किया है कि जितने भी मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल है, तो मैं सबसे पहले पीएचसी मरवन से शुरुआत कर रहा हूँ। इसकी वजह है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मरवन दारापट्टी गांव का। यहाँ से शुरुआत, यहाँ लगातार मुहिम चलेगा। निःशुल्क लोगों को, मुफ्त में निःशुल्क लोगों को भोजन की व्यवस्था कराएंगे। इसके बाद सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर, उसके बाद एसकेएमसीएच में लगातार ये अभियान हम लोग का चलता रहेगा। क्या कुछ दे रहे हैं हम लोग? अभी तो फिलहाल भोजन में पूरी है, फिर उसके बाद आलू की सब्जी है, सोयाबीन है, पानी की बोतल है और मास्क देने की कोशिश कर रहे हैं और सबको देने की कोशिश रहेगा। मरीज़ को, मरीज़ के जो साथ में है उन लोग को भी। अभी लगातार मैं और मेरी पूरी टीम ऑक्सीजन पर लगातार लोगों को मुहैया करा रही है, ज़रूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जो लोग लॉकडाउन और कोरोना सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये काटी ओवरब्रिज के आसपास एक चाय दुकान की है, जहां लॉकडाउन के कारण चाय की दुकानदारी पर ग्रहण लगते दिख रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत कम लोग चाय का आनंद लेने आते थे, मगर जब से कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है, वह हम सभी पर अब भारी पड़ने लगा है। जैसे तैसे परिवार चल रहा है। पहले के दिनों में चाय की लुफ्त उठाने दूर दूर से लोग आते थे। दूध की खपत भी नहीं हो पा रही है। अभी बहुत खराब स्थिति है। पहले कितना का बेचने थे? पहले वही 500-700-800 रुपया कमाई हो जाता था। अभी 100-50 रुपया होता है, उससे तो घरों नहीं चलेगा। पहले क्या करते थे? पहले चाय बेचते थे। तो लोग आते हैं कि नहीं? अभी बहुत कम लोग आता है, ना के बराबर। पहले कितना लीटर का चाय का? 14-15 लीटर दूध का बन जाता था। हाँ। और अभी कितना? अभी 2-3 लीटर। सुबह से अभी तक कितना रुपया में बेचते? वही 150 रुपया 200 रुपया बेचे हैं। परिवार इतना में कैसे चलाते हैं? अब क्या करें, जैसे तैसे चल रहा है। और लॉकडाउन है, ये महामारी में आदमी क्या करेगा, जैसे है वैसा ही चल रहा है। सरकार के द्वारा फ्री राशन देने का बात था, वादा किया गया था, आप लोगों को मिला? आपको मिला? 25 किलो मिला है। एगो कोटा बता रहा है कि दूसरा जगह जाके लीजिए। कहाँ पे? खिसू नगर बोला है। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हो गया 8-10 साल हो गया। उससे पहले दूसरा काम करते थे। क्या काम? मतलब बाहर रहते थे। कोरोना लॉकडाउन के बीच में आए थे। हाँ। गुरुवार को समरनालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले को जल जमाव से मुक्ति दिलाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून पूर्व तैयारियों के तहत जिले के सभी आउटलेट नालों का उराही कर लिया गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि शहर को जल जमाव से मुक्त रखने को लेकर मानसून पूर्व तैयारियों के तहत सभी आउटफॉल नालों का उराही का कार्य पूरा कर लिया गया है। संभवतः इस बार के मानसून में जिले को जल जमाव की समस्याओं से निदान जरूर मिलेगा। आसन्न मानसून सीजन में शहर में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर रहे, इसको लेकर लगातार हम लोग फरवरी से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। विभिन्न विभागों के बीच हम लोगों ने पाया कि समन्वय की आवश्यकता थी, तो रेलवे, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, NHAI, नगर निगम,
विद्युत विभाग, इन सभी विभागों को समन्वित किया गया है और काफ़ी काम कराए गए हैं। सभी नालों की गुड़ाही भी कराई गई है और सभी क्षेत्रों में नगर आयुक्तों को जिम्मेदारी दी गई है, स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है कि साफ़ सफाई सुनिश्चित हो। आज की समीक्षा में जानकारी मिली कि सभी जो हमारे मुहाने हैं, जो कि आउटफ्लो जहाँ से निकलता है, सभी को क्लीन करा लिया गया है। शहरी क्षेत्र के नालों की पूरी सफाई करा ली गई। इसके अतिरिक्त हाई पावर के हम लोगों ने पंपिंग सेट भी प्रोक्योर या किराए पर रखा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको पंप आउट वाटर को किया जा सके। बुडको के द्वारा बेला इंडस्ट्रियल एरिया तक नाले का भी निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त रोड्स जो बनाई जा रही है शहर में आरसीडी के द्वारा, उसमें भी नाले की व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से पानी की निकासी संभव हो पाएगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। प्रयास रहेगा कि बिल्कुल शहर को जल जमाव की त्रासदी से झेलना न पड़े और ये प्रयास लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर शहर में विभिन्न जगहों पर जल जमाव को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। लोग सड़क पर उतरकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को वार्ड संख्या 42 के कालीबारी रोड में श्री कृष्ण श्याम पथ, बालाजी हनुमान मंदिर गली व रामाशीष राम गली में जल जमाव को लेकर लोगों ने नगर विधायक और स्थानीय वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस बारे में स्थानीय योगेश कुमार टिंकू ने बताया कि इस इलाके में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और कई महीनों से लगे नालियों के गंदे पानी के बीच रह रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसको लेकर नगर आयुक्त से कई बार बात हुई और पहले भी आंदोलन किया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नगर निगम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे विरोध के बावजूद जल जमाव से निजात कब मिलेगा। नगर निगम प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर पर समय रहते क्यों नहीं जल जमाव की समस्याओं को मिटा पाया। 3 गली की समस्या है, ओवरऑल ये काली वाली रोड की समस्या है, वार्ड 42 की समस्या है। जनता जो दुखी है पानी लगने से दुखी है। नाला की सफाई अगर समय पर हो जाती तो ये समस्या ही नहीं होती। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे नगर विधायक भी हैं। नगर विधायक ने जीतने के बाद अभी घर से निकलने का काम नहीं किया, उनका स्वास्थ्य कारण हो सकता है। क्या होता है कि वो अगर सिर्फ फ़ोन पे लाइन अप कर लेते, मेयर उनका है, सरकार हमारी है, लेकिन चूंकि नगर विधायक के सामंजस्य से ही काम होता है। जब तक कि नगर विधायक और हमारे मेयर साहब, हमारे वार्ड पार्षद महोदय इस पर निर्णय नहीं लेंगे, हमारे सारे वार्ड की समस्या यही रहेगी। मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा जागरूक होइए कि जनता की समस्या से जनता को मुक्ति मिले। कितने घरों में ये जल जमाव? ये लगभग हमारे अंदाज से 700-800 घर है जिसमें ये समस्या है और सभी लोग को इस पर, अभी कोरोना का समय है, साफ सफाई पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो अगर रोड पे नाला रहेगा, कादो रहेगा तो लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। कीड़ों का जो सामंजस्य है वो और बढ़ेगा, मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा, बीमारी का प्रभाव और मजबूती से ये बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन यही है नगर निगम मेयर साहब से, नगर विधायक साहब से, वार्ड पार्षद महोदया से कि आप इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें और सभी जगह आप जैसे ब्लीचिंग पाउडर, नाले की सफाई, इस पर फोकस करें, नहीं तो कोरोना का संक्रमण इस क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ेगा और जिसके जवाबदेह आप खुद होंगे। नंबर 42 के अंतर्गत कालीबाड़ी रोड में 3-4 गली है, जैसे श्री रामाशीष राम मार्ग, श्री कृष्णा श्याम पथ और बालाजी हनुमान मंदिर के बगल वाली गली और मेन रोड। इन सभी का बरसात के दिनों में स्थिति बहुत भयावह हो जाता है। सभी के घरों में पानी घुस जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है और कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले साल भी हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए थे, जिसके गवाह आप स्वयं हैं। नाले की उड़ाई नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चतुर्भुज स्थान चौक से लेके मालीघाट चौक तक, चतुर्भुज स्थान चौक से लेके मालीघाट चौक तक नाली जो है पूरी पैक है, ढाला हुआ है। तो उसमें मटेरियल मतलब कादो पूरा एकदम जाम है और जब तक हर 10 फीट पे 5 फीट नाली कटिंग नहीं होगा तो उसमें से मैनुअली साफ कैसे होगा। नाली जब तक उसके अंदर का कादो नहीं निकलेगा, पानी को निकलने का रास्ता चाहिए ना, और पानी निकालने का रास्ता ही नहीं है। पिछले बार हम लोग साफ करवा रहे थे, माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी के सहयोग से जेसीबी और जितना भी मशीन होता है या लेबर होता है सब भेजे थे, उनके माध्यम से हम लोग काम करवा रहे थे कि नाली साफ कैसे होता है या नहीं होता है। अभी उनको जानकारी नहीं है, वो बोलती है कि रोड नीचा है। आप नाली साफ करवाइए ना, आप पानी किसी रोड में लग जाए तब फिर बोलिएगा।
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।